नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजीत सिंह और सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कल रात से ही इंटरनेट की थोड़ी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम चल रही थी। इसके लिए आपके इंटरनेट जो है लाइव आना पॉसिबल नहीं हुआ इंटरनेट के थ्रू। तो लाइव क्लास से 1-1.5 घंटा पहले ही मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया और आपके लिए अपलोड क्लास कर दी है। तो लाइव ना आने के लिए थोड़ी क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अभी इंटरनेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कंपनी क्लास जो है हमारी वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। आपको जितने भी क्वेश्चन है आज के वो सारे मिलने चाहिए, इसीलिए मैंने इस क्लास को पहले रिकॉर्ड कर दिया। हमारी क्लास नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा करंट अफेयर्स का, वो क्या है कि हाल ही में वैश्विक कोवैक्स गठबंधन है, या कोवैक्स आप एक योजना को भी कह सकते हो। कोवैक्स एक योजना है। कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला राज्य। किसकी बात कर रहा है कि हमारा जो देश है भारत, इसका पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसके ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और असम। देखिए, कोवैक्स जो है एक बहुत बड़ी योजना है और पूरी विश्व स्तर की योजना है। किसके स्तर की? तो ये आपकी एक विश्व स्तर की योजना है वैक्सीन के लिए। पूरे विश्व में कैसे वैक्सीन बांटेंगे उसके लिए योजना बनाई गई है। तो सोचिए कितनी बड़ी योजना है। और इसके तहत भारत में अभी एक राज्य शामिल हुआ है। वो राज्य आपके कौन सा है? तो पंजाब राज्य जो है वो आपके भारत के अंदर है। और ये आपके किस योजना में अब शामिल हुआ है? तो कोवैक्स योजना के अंदर अभी हाल ही में शामिल हुआ है। अब ये कोवैक्स योजना खुद क्या है, इस कोवैक्स योजना को किसने किसने मिलकर बनाया, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ साथ में योजना क्यों बनाई गई है, किन देशों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, इनकी भी चर्चा हम साथ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोवैक्स योजना से, और ये पंजाब राज्य के ऊपर हम आएंगे इस योजना के तहत। तो देखिए, कोवैक्स जो योजना है, सीधी सी बात है, एक संगठन तो हमारा कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन इसके अलावा कौन से संगठन है जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे? इसी एक क्वेश्चन के अंदर हम कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। अब देखिए, जो WHO है, हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसको कब बनाया गया था? तो आपको पता होगा 7 अप्रैल 1948 को इसको बनाया गया था। ये खुद कहाँ आया हुआ है? तो जेनेवा के अंदर आया हुआ है। और जेनेवा खुद कहाँ आया हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर आया हुआ है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो टेड्रोस एधेनॉम जो है, कौन? टेड्रोस एधेनॉम इनका नाम है। और ये टेड्रोस एधेनॉम अभी वर्तमान के इसके अध्यक्ष है WHO के। एक तो संस्थान हो गई हमारी WHO, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो। दूसरी संस्थान कौन सी होगी? तो एक और संस्थान है जिसका नाम है CEPI। इस संस्थान का नाम है CEPI। इसका मतलब ये हो गया कि महामारी, कैसी महामारी? देखिए, कोविड एक महामारी है। महामारी तैयारी हेतु संगठन, महामारी की जो तैयारी करते हैं उसके लिए क्या एक संगठन, इसका नाम है महामारी तैयारी हेतु संगठन CEPI। यानी कि जितनी भी महामारियां देश में आई, जैसे कि आपको पता है कोविड भी एक बहुत बड़ी महामारी है, उसी महामारी से निपटने के लिए WHO की एक सहायक संस्थान है जिसका नाम है CEPI। अच्छा, इसको बनाया कब गया था? तो 2017 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर आए हुए हैं ओस्लो के अंदर। और ओस्लो किसकी राजधानी है? तो नॉर्वे की राजधानी है, जहां पे आपके शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, आपको पता हो तो, ओस्लो के अंदर। अब बात करते हैं आगे कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जॉन हेल्टन जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। जॉन हेल्टन नाम है। और एक और संस्थान आ जाती है तीसरी, और वो तीसरी संस्थान कौन सी है? तो वो तीसरी संस्थान हमने पढ़ भी रखी है कल परसों एक वीडियो के अंदर। उसका नाम है आपके गावी। गावी का मतलब हो गया ग्लोबल एक्सेस। जी का मतलब हुआ ग्लोबल, ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर, एक्सेस यानी पाना। क्या पाना? ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को पाना। किसको? वैक्सीन को पाना। एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब हो गया हमारे क्या? प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब प्रतिरक्षा से जुड़ी हुई दवाइयां, इसके अलावा वैक्सीन, इन सभी को पाने के लिए, पूरे विश्व में फैलाने के लिए एक संगठन बनाया गया है। उस संगठन का नाम है गावी। और ये संगठन खुद कब बनाया गया था? तो वर्ष 2000 के अंदर बनाया गया था। कहां आया हुआ है? तो ये भी आपके जेनेवा के अंदर आया हुआ है। जेनेवा कहां? स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो आपके कौन है? तो सेठ बर्कले। ये जो सेठ बर्कले हैं, ये इसके वर्तमान में आपके अध्यक्ष है गावी के। अब क्या हुआ देखिए, अब इसको आसानी से आप समझ जाओगे। ये 3 संस्थानें थी, इन 3 संस्थानों ने मिलकर एक आपकी योजना चलाई। एक तो ये संस्थान आ जाती है, एक ये संस्थान आ जाती है, और तीसरी जो हमारी संस्थान आ जाती है वो कौन सी आ जाती है? वो ये गावी। गावी, CEP और WHO, इन तीनों ने मिलकर योजना चलाई। उस योजना का नाम है आपके क्या? कोवैक्स योजना। ये योजना कब चलाई गई थी? तो पिछले साल शुरू कर दिया गया था इसको, अप्रैल के अंदर।
अप्रैल 2020 के अंदर ही इसको शुरू कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि आपको पता हो तो महामारी इससे पहले कोविड आ चुकी थी और विश्व भर में फैल चुकी थी। इसीलिए इनको लगा कि एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा, एक ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जो इसके वैक्सीन होंगे कोविड के, वो पूरे विश्व के अंदर पहुंचाएगी। विश्व के अंदर क्यों पहुंचाएगी, इसके पीछे भी एक कारण है, अभी बताता हूं मैं आपको। जैसे कोवैक्स है जो आपके इसको शुरू किया गया था अप्रैल 2020 में, और इसका पूरा नाम आपके है कोविड-19 वैक्सीन एक्सेस। कैसा? कोविड-19 ग्लोबल वैक्सीन एक्सेस। कोविड-19 ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर, किसका एक्सेस? वैक्सीन का एक्सेस, वैक्सीन पहुंचाना, विश्व स्तर पर वैक्सीन पहुंचाना, ये पूरा कोवैक्स का नाम है। कोविड-19 ग्लोबल वैक्सीन एक्सेस, ये कोवैक्स का नाम है। ये योजना इन तीनों ने मिलकर चलाई थी। और कहां पे ये वैक्सीन पहुंचाएगी? तो आपको पता होगा पूरे विश्व में जो है 3 प्रकार के देश है। एक तो आपके विकसित देश हो गए, जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, ये विकसित देश है। दूसरे कौन से देश हो गए? तो विकासशील देश हो गए, जो आपके अभी प्रगति कर रहे हैं। इसी विकासशील देश के अंदर हमारा भारत भी आता है। और तीसरे जो देश हैं वो आपके अल्प विकसित देश है, यानी कि वहां पे आपके अधिक विकास नहीं हुआ है, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है वहां पे आपके कई सारी चीजों का निर्माण नहीं हुआ, वहां धन नहीं है अधिक इनके पास में। जैसे कि अफ्रीका के कई देश आ जाते हैं, जैसे कॉन्गो देश आ जाता है, सूडान देश आ जाता है। ये सारे जो देश है आपके कैसे देश है? अल्प विकसित देश है। तो कोवैक्स ने ये कहा, या WHO इन 3 संस्थानों ने ये कहा कि विकसित देश के पास में तो खूब पैसा पड़ा है, खूब मशीनरी पड़ी है, तो ये खुद अपनी वैक्सीन का निर्माण आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो विकासशील देश है बेचारे, वो जैसे विकासशील देश है, कईयों के पास में पैसा तो है लेकिन मशीनरी नहीं है, और अल्प विकसित देश के पास में तो पैसा भी नहीं है और मशीन भी नहीं है जिससे ये वैक्सीन का निर्माण कर सके खुद। तो इन देशों के अंदर वैक्सीन की पूर्ति कैसे की जाए, इसीलिए आपके कोवैक्स संगठन की शुरुआत की गई। कोवैक्स आपके शुरुआत की गई योजना की, और ये योजना जो है आपके विकासशील देशों में और विकसित देशों में किसकी आपूर्ति करेगी? वैक्सीन की आपूर्ति करेगी। और इन्हीं विकसित देशों में एक विकासशील देश हमारा भारत आ जाता है, और भारत के अंदर जो जिला आता है वो पंजाब जिला है। वो पंजाब जिला अभी इसी कोवैक्स योजना के अंदर आपके शामिल हुआ है, और कोवैक्स योजना के तहत विकासशील और अल्प विकसित देशों को वैक्सीन दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? तो दरअसल देखिए ऐसा है कि अगर मान लो कोई एक देश है, जैसे कि अमेरिका है, उसने अपने सारे नागरिकों को वैक्सीन लगा दी, और विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे अभी तक वैक्सीन पहुंची नहीं है, लगी नहीं है। तो कोरोना आपको पता हो तो लगातार अपना रूप बदल रहा है। अगर मान लो भारत में कोई व्यक्ति है, भारत का कोई स्ट्रेन है, और अमेरिका में कोरोना में सबकी वैक्सीन लगा दी, और भारत का कोई व्यक्ति नया कोरोना का स्ट्रेन लेके अमेरिका के अंदर जाता है, तो क्या वो वैक्सीन उसके ऊपर कारगर होगी? नहीं होगी, और वो वापस उस देश के अंदर सबको फैला देगा कोरोना। इसीलिए ये कहा है कि जब पूरे विश्व के अंदर वैक्सीन लग जाएगी ना, तब हम जाके कहीं इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। तभी WHO ने यह कहा कि न सिर्फ विकसित देशों में बल्कि सारे देशों के अंदर वैक्सीन लगाना जरूरी है। जब सबको वैक्सीन लगेगी तभी इस महामारी से निपटा जाएगा, अन्यथा नहीं निपटा जाएगा। इसीलिए आपके कोवैक्स योजना की शुरुआत की गई इन तीनों संस्थानों के द्वारा। इसके अलावा WHO ने कौन सी आपकी मान्यता दे रखी वैक्सीन को, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, इन तीनों संगठन के अलावा एक और संगठन भी आता है जिसका नाम है यूनिसेफ। इसका यूनिसेफ का मतलब हो गया आपके यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। कैसा फंड? तो चिल्ड्रन, सी से हो गया चिल्ड्रन, ई से हो गया आपके इमरजेंसी, चिल्ड्रन इमरजेंसी, एफ से हो गया आपके फंड। अच्छा, ये 3 संस्थानों के अलावा चौथी जो ये संस्थान है जिसको बनाया गया था आपके कब? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ आया हुआ है? तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। और साथ में आपके इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आपके कौन है? हेनरिटा एच फोर जो है वो इसकी वर्तमान में आपके क्या अध्यक्ष है। पूरे विश्व के अंदर जो वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी, उस सप्लाई के अंदर ये यूनिसेफ संस्थान जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वैक्सीन की सप्लाई के अंदर। वो 3 संस्थान है, उन्होंने तो योजना शुरू की, लेकिन यूनिसेफ जो है वैक्सीन की सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, क्योंकि यूनिसेफ के पास में सारा डाटा है कि कौन से देश है जहां पे वैक्सीन की सख्त जरूरत है, कौन से देश है जिनके पास में पैसे नहीं है, कौन से ऐसे गरीब देश है जहां महिलाएं बच्चों का विकास नहीं हो रखा, वहां पे कोरोना है लेकिन वैक्सीन चाहिए, तो ये इनकी सप्लाई में भागीदारी निभाएगी। अब WHO ने जिन वैक्सीन को मान्यता दे रखी है वो वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है? एक वैक्सीन तो आपके फाइजर, इस वैक्सीन को सबसे पहले मान्यता दे दी थी। एक वैक्सीन है आपके एस्ट्राजेनेका, अभी जो भारत के अंदर बन रही है, एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन है जिसका नाम है क्या? कोविशील्ड वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन होगी, कोविशील्ड वैक्सीन होगी। इसके अलावा एक वैक्सीन आती है मॉडर्ना की वैक्सीन। ये मॉडर्ना की वैक्सीन जो है इसको भी आपके मान्यता दे रखी। इसके अलावा एक और वैक्सीन आती है अभी चीन की वैक्सीन जो है सिनोफार्म, इसके लिए भी इन्होंने मंजूरी दे दी है। और एक और वैक्सीन आती है आपके जॉनसन एंड जॉनसन।
जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, ये भी यूएसए की कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। इन सभी को आपके डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दे रखी है। और अभी जो योजना पढ़ी हमने कोवैक्स योजना, इस कोवैक्स योजना के तहत इन सभी वैक्सीन को पूरे विश्व के अंदर पहुंचाया जाएगा। तो ये वैक्सीन याद रखना, भारत की कोवैक्सीन को अभी तक डब्ल्यूएचओ ने मान्यता नहीं दी है, इस बात को भी याद रखना। जब देगा तब हम उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इन सबको मान्यता दी है। यूनिसेफ जो आपके क्या काम करेगी, सप्लाई का काम करेगी। और कोवैक्स योजना जो है ये खुद किसने बनाई थी, तो एक संस्थान डब्ल्यूएचओ आ जाता है, दूसरा सीईपीआई आ जाता है और तीसरा आपके गावी आ जाता है। बनाया कब था, पूरा नाम क्या है और कैसे ये वैक्सीन की सप्लाई करेगी, और भारत में पंजाब राज्य इसके अंदर अब शामिल कर लिया गया है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपके क्या, पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने जू रोंग नामक रोवर को मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह कौन सा ग्रह, तो आपके मार्स को कहते हैं मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह, मार्स जो है, मार्स को कहते हैं मंगल ग्रह। मार्स चौथा ग्रह है। सबसे पहले आ जाता है आपके कौन सा ग्रह, मरकरी आ जाता है, फिर वीनस आ जाता है, फिर अर्थ आता है, चौथे नंबर पे आपके कौन सा, मार्स आ जाता है। मार्स पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया है। देखिए ये एक रोवर है। रोवर क्या होता है अभी हम बात करेंगे, जिसके टायर वगैरह लगे हुए हैं। और इसको रोवर को आपके इनमें से कौन से देश ने, दक्षिणी कोरिया, चीन या रूस या यूएसए, इन चारों में से किसने अभी रोवर को मार्स के ऊपर लैंड करवाया, मंगल ग्रह के ऊपर लैंड करवाया है। ये क्या है इसकी कहानी, किस देश ने करवाया, ये सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे ही। इसका जो सही उत्तर है वो अभी कौन सा है, चीन। चीन ने ही इसको लॉन्च करवाया, अभी इसको लैंड करवाया है कहां पे, मार्स के ऊपर। यानी चीन का ये रोवर मंगल ग्रह पे पहुंच गया है। चीन का ये रोवर कहां पहुंच गया, मंगल ग्रह के ऊपर पहुंच गया है ये चीन का रोवर। और चीन ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। और पहला देश कौन सा था, तो वो पहला देश अमेरिका था, जिसने अपने एक रोवर को लॉन्च किया था कहां पे और पहुंचाया था मंगल ग्रह पे। लेकिन ऐसा करने वाला अब कौन सा देश बन गया, चीन। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है उसको समझते हैं। अब देखिए जो देश चीन है, चीन की हम बात करते हैं। चीन जो देश है इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी मैं बताऊं तो अभी यहाँ के राष्ट्रपति आपके कौन, शी जिनपिंग जो है अभी यहाँ के वर्तमान में आपके राष्ट्रपति है। और ये आजीवन राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस तरीके की इन्होंने कुछ चीन के संविधान में संशोधन किए हैं। तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है। राजधानी की बात करूं तो बीजिंग जो है यहाँ की राजधानी है। लेकिन सबसे बड़ा शहर जो यहाँ का है वो आपके शंघाई शहर है। शंघाई शहर सबसे बड़ा शहर है। मुद्रा की बात करूं तो रेनहेनबी कहते हैं, रेनमिनबी, और इसको दूसरा और क्या कहते हैं, युआन भी कहते हैं। ये यहाँ की मुद्रा है चीन की। अब बात करते हैं चीन के आगे की चीज की। ये मुद्रा होगी, राष्ट्रपति अभी वर्तमान में हो गई, ये छोटी मोटी जानकारी। अब इसी चीन के अंदर एक शहर आया हुआ है। इस शहर का नाम है, या राजधानी जो अभी मैंने आपको बताई, उस राजधानी का नाम क्या है, आपके बीजिंग राजधानी। क्या राजधानी कौन सी है इसकी, बीजिंग। इसी बीजिंग के अंदर एक संस्थान आई हुई है चीनी सरकार की, और उस संस्थान का आपके नाम क्या है, तो चाइना, क्या नाम है उस संस्थान का, चाइना स्पेस सेंटर। कैसा सेंटर, चाइना स्पेस सेंटर, उसका नाम है आपके क्या, चाइना स्पेस सेंटर। अब ये जो चाइनीज स्पेस सेंटर है, ये जो चाइना का स्पेस सेंटर है, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस सेंटर या चाइनीज स्पेस सेंटर, ये सेंटर जो है इसी ने ही आपके अभी इस रोवर को लॉन्च किया है। ये चाइनीज स्पेस सेंटर खुद कब बनाया गया था, तो चाइना ने स्पेस का काम जो है अभी ही शुरू किया है 1993 में। 22 अप्रैल 1993 को इसको बना लिया गया था। और अभी पिछले 20-25 साल से चीन काम कर रहा है। और अभी बहुत बड़ी चीज इन्होंने हासिल की है कि मार्स के ऊपर भी ये पहुंच गए हैं। और इसके वर्तमान में जो इस अध्यक्ष है इस सेंटर के, चाइना के स्पेस सेंटर के, उनका नाम है आपके क्या, ज़ेंग कीजियान। उनका नाम है आपके क्या, ज़ेंग कीजियान नाम है उनका। अब बात करते हैं कि इस स्पेस सेंटर ने क्या काम किया है। तो देखिए इस स्पेस सेंटर ने क्या किया अभी, तो आपके इस स्पेस सेंटर ने एक अच्छे से समझना, एक मिशन चलाया। उस मिशन का नाम था आपके, मैं आगे अगली स्लाइड में आपको पूरा अच्छे से बताता हूं। ये जो स्पेस सेंटर है चीन का जो स्पेस सेंटर है, इस स्पेस सेंटर ने क्या किया, एक मिशन चलाया। और मिशन का नाम था आपके क्या, तियानवन। मिशन का नाम क्या था, तियानवन। ये पूरे मिशन का नाम था जो अभी मिशन मार्स पे भेजा, इस पूरे मिशन का नाम था। और इस तियानवन मिशन के अंदर जो रॉकेट इन्होंने इस्तेमाल किया, उस रॉकेट का नाम था आपके लॉन्ग मार्च 5। उस रॉकेट का नाम क्या था आपके, लॉन्ग मार्च 5 उस रॉकेट का नाम था। और मिशन का नाम था तियानवन-1। अब इस मिशन के तहत इन्होंने क्या किया, देखिए इस पूरे मिशन के तहत इस रॉकेट के अंदर 3 चीजें लगाई गई। 3 चीजें कौन सी लगाई गई, तो एक तो इस रॉकेट के अंदर लगाया गया था आपके ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या होता है अभी बताता हूं आपको। पहले तो देखिए 3 चीजें कौन सी थी। एक था आपके ऑर्बिटर, दूसरी चीज जो थी इसके अंदर वो था आपके लैंडर, उसको कहते हैं अंग्रेजी में क्या, लैंडर।
और तीसरी जो चीज थी जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा वो था आपके क्या, रोवर। ये 3 चीजें इस रॉकेट के अंदर डालकर और अंतरिक्ष में छोड़ी गई, जो आपके मार्स तक पहुंचाने के लिए छोड़ी गई। अच्छा, ये कब 3 चीजों को लॉन्च किया गया था? तो इन 3 चीजों को आपके लॉन्च किया गया था पिछले साल अप्रैल महीने में। कब लॉन्च किया गया था? तो पिछले साल अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। बाद में ये जो है, ये तीनों जो चीजें हैं, ऑर्बिटर, ये लैंडर, ये रोवर, ये मार्स के ऊपर पहुंच गए थे आपके फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में लगभग 1 साल का सफर तय किया और फरवरी 2021 में ये मार्स के ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन मार्स का उस समय ये क्या कर रहे थे, चक्कर निकाल रहे थे, मार्स के ऊपर लैंड नहीं किया था। इसी समय तक मार्स का आपके क्या, ये लोग चक्कर निकाल रहे थे। और चक्कर निकालते निकालते अभी जो ये तारीख आई है, कौन सी, 14 मई। इस 14 मई 2021 को जो है इन्होंने आपके क्या कर दिया है, लैंड कर दिया है। किसने लैंड किया? तो इस रोवर ने ही आपके लैंड कर दिया है। कहां पे? तो मार्स ग्रह, जो मंगल ग्रह है हमारा, उसी मंगल ग्रह के ऊपर इसने लैंड कर दिया है सफलतापूर्वक। अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने ये तो योजना यहां शुरू की, रॉकेट ये था, इस पूरे मिशन का नाम ये तियानवेन-1 था। अब इस रोवर का नाम जो आपके था वो नाम क्या था, ज़ोरोंग। जो इस रोवर का नाम था आपके, ज़ूरोंग नाम था इस रोवर का। ज़ूरोंग का मतलब क्या होता है? आपके चीनी अग्नि का देवता जो होता है उसको चीन में आपके क्या कहते हैं, ज़ूरोंग कहते हैं। चीनी भाषा का शब्द है ज़ूरोंग और अग्नि के देव को आपके ज़ूरोंग कहते हैं। तो इस रोवर का नाम इन्होंने क्या, ज़ूरोंग रखा है। अब देखिए ऑर्बिटर क्या करता है, जब भी रॉकेट से ऑर्बिटर निकलेगा ये क्या करेगा, जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के ऊपर सतह पर नहीं जाएगा बल्कि मंगल ग्रह के क्या, आपके चक्कर निकालेगा। आपने देखा होगा कि हमारे जो पृथ्वी है उसके आसपास कई सारे उपग्रह रखे हुए, वो उपग्रह कैसे पृथ्वी के चक्कर निकालते हैं, ठीक वैसे ही ये मंगल ग्रह के ऊपर आपके क्या करेगा, चक्कर निकालेगा। और मंगल ग्रह का मौसम कैसा होता है, वहां पे जलवायु किस प्रकार की है, इन सभी की जानकारी देगा कौन, ये ऑर्बिटर। ऑर्बिटर एक मशीन ही है, दरअसल एक छोटी सी मशीन ही है, और ये मशीन उपग्रह जो है ये आपके पूरा चक्कर निकालेगा, मौसम की जानकारी देगा, वहां के जलवायु की जानकारी देगा। फिर आता है दूसरा लैंडर। लैंडर क्या करेगा, तो लैंडर क्या, लैंडर के अंदर होता है आपके रोवर। ये क्या करेगा, लैंड करेगा। कहां पे लैंडर, ये लैंड करेगा आपके सतह पर। किसकी सतह पर लैंड किया था इसने, तो ये मंगल ग्रह जो था इसी की सतह पर इस लैंडर ने आपके क्या किया था, लैंड किया था। और इस रोवर को इस जगह पहुंचाने वाला कौन है, ये लैंडर खुद ही है। इसके अलावा लैंडर का एक और काम है, जो मिट्टी होती है, जो आपके कहां की, मंगल ग्रह की मिट्टी होती है, उसका आपके परीक्षण भी ये लैंडर करता है। तो लैंडर के 2 काम हो गए, एक तो आपके इसने लैंड करवाया किसको, इस रोवर को, और दूसरा जो मिट्टी होती है उसका भी आपके ये क्या करेगा, परीक्षण करेगा। फिर तीसरी चीज जो आती है वो आती है हमारा रोवर। रोवर क्या होता है, कुछ नहीं, एक रोबोट जैसी मशीन होती है जिसके टायर लगे हुए होते हैं। अभी हमने पीछे फोटो में देखा, उस मशीन को आपके नाम दिया है चीनियों ने क्या, ज़ूरोंग नाम दिया है, जिसे कहता है अग्नि का देवता चीनी भाषा में। और ये ज़ूरोंग जो है इसका वजन भी है लगभग आपके करीब 240 किलो के आसपास, 240 किलो के आसपास इसका पूरा वजन है। और ये रोवर जो है ये मेन काम की चीज है। भारत का आपको पता हो तो मिशन हमने मंगलयान जो सेंड किया था उसके अंदर क्या हुआ था, आपकी ये रोवर जो है हमारा पहुंच नहीं पाया था। ऑर्बिटर तो हमारा पहुंच पाया था। भारत का मिशन भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कोई वीडियो बनाएंगे या कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊंगा। तो रोवर जो है हमारा वो नहीं पहुंच पाया था, लैंड नहीं कर पाया था, बाकी चीजें सारी हो गई थी। तो ये रोवर जो है चीन का लैंड हो चुका है इसके मार्स के ऊपर सफलतापूर्वक। 240 किलोग्राम का ये रोवर है। और ये रोवर क्या करेगा आपके, तो यहाँ की जितनी भी प्रकृति है, किसकी, मार्स की प्रकृति, उसके बारे में पता लगाएगा। इसके अलावा मार्स का क्या क्या इतिहास रहा है, यानी मार्स का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में भी ये पता लगाएगा कि मार्स का कैसे क्या इतिहास था, कैसे उसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा मार्स के ऊपर चट्टानें कौन सी पाई जाती है, इन चट्टानों के बारे में भी पता लगाएगा। ये चट्टानें कौन सी है, मार्स का इतिहास क्या रहा है, इसकी प्रकृति कैसी है मार्स की, यहाँ पे पानी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पानी की खोज भी आपके ये करेगा। ये सारी चीजें हैं, इनकी फोटो लेके आराम से ये रोवर जो है धरती के ऊपर भेजेगा। और ये रोवर खुद चलता किससे है, तो इसके अंदर सोलर पैनल लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं, सोलर पैनल को इसके अंदर लगा रखा है, और इसी से आपके ये चार्ज होता रहता है और लगातार चलता रहेगा। सौर ऊर्जा से चार्ज भी होता रहेगा और चलता रहेगा। तो ये हो गई रोवर की बात। और इसी रोवर को अभी आपके चीन ने भेज दिया है, कहां पे, मार्स के ऊपर सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया है। तो प्रकृति देखेगा, वहां की इतिहास देखेगा, पानी वहां पे है कि नहीं है, चट्टानें कैसी है, इसी तरीके से पूरे मंगल ग्रह को ये क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो ये सारी कहानी हो गई हमारे तियानवेन-1 की। और चाइना का ये आपके क्या है, रॉकेट था। इसी रॉकेट के अंदर इन 3 चीजों को छोड़ा गया है, ये तारीखें हैं इसकी, और ये क्या क्या काम करेंगे सारे, इसकी भी हमने चर्चा कर ली है। मार्स ग्रह पर भी मैं बात करूं तो मार्स ग्रह के ऊपर एक जगह आती है जिसको कहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया, उस जगह को क्या कहते हैं आपके, यूटोपिया जगह कहते हैं। मार्स का उत्तरी क्षेत्र,
मार्स का आपके कौन सा क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र है यूटोपिया, और इसी क्षेत्र के ऊपर ये रोवर अभी क्या कर गया, लैंड कर गया है। यहाँ पे कहते हैं कि कई सारे ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। इसी यूटोपियन क्षेत्र के अंदर आपके ये लैंड कर गया है और यहाँ पे आपके कई सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और ये रोवर जो है इसी पूरे क्षेत्र की, उत्तरी क्षेत्र जो है उसकी पूरी स्टडी करेगा और जानकारियां धरती के ऊपर भेजेगा। तो ये कहानी हो गई हमारे पूरे चाइना के रॉकेट की। यहाँ कहानी हमने पढ़ ली चीन के बारे में, थोड़ी सी चीन की जानकारी ले ली, बीजिंग के अंदर इनका स्पेस सेंटर आया हुआ उसके बारे में ले ली, ये कब बनाया था उसकी जानकारी ले ली, और पूरे के पूरे मिशन की भी हमने जानकारी ले ली। तो इसका उत्तर हमारे हो जाएगा क्या, 2 नंबर पे चीन उत्तर हो जाएगा। यूएसए ने तो मार्स का काम 1971 में ही कर दिया था। 1971 में ही आपके इन्होंने विकिंग्स नाम था उसका, इनके मिशन का, और विकिंग्स नाम के मिशन को जो है आपके इन्होंने लॉन्च कर दिया था, और अभी जो किया है वो आपके चीन ने किया है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया हमारे जो ज़ूरोंग का और पूरा। ये अच्छे से आप नोट कर लेना, इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, आगामी परीक्षाओं में इसके ऊपर सवाल आना तय है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, कैसा दिवस, प्रकाश दिवस। देखिए प्रकाश दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश दिवस हाल ही में कब मनाया गया था? प्रकाश दिवस यानी लाइट की बात कर रहा है, इंटरनेशनल लाइट डे, ये कब मनाया गया था? तो 16 मई, 15 मई, 14 मई या फिर आपके 13 मई। ये 4 आपके ऑप्शन है, और इन चारों में से जो सही उत्तर है वो आपके कौन सा उत्तर होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके 16 मई इसका एकदम सही उत्तर है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ILD, इंटरनेशनल लाइट डे, इसका सही उत्तर है आपके क्या, 16 मई। अब बात करते हैं कि ये प्रकाश दिवस की शुरुआत कहां से हुई, आखिर क्या है ये प्रकाश दिवस। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आपके थियोडोर, क्या नाम था इनका, थियोडोर म्यामिन नाम था, थियोडोर म्यामिन। ये थियोडोर म्यामिन जो थे ये आपके कहाँ के थे, तो यूएसए, अमेरिका के थे, और ये आपके बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे। इन्होंने क्या किया था, आपके एक आविष्कार किया था। उस आविष्कार का नाम आपको बताऊं तो आपने वो नाम सुना होगा, जो लेजर लाइट होती है। कैसी लाइट, लेजर लाइट होती है। आप सभी ने बचपन के अंदर लेजर लाइट का इस्तेमाल किया होगा, जो उसके अंदर से लाइट निकलती है, लाल कलर की लाइट, ग्रीन कलर की लाइट, जो पॉइंट की तरह जाती है, वो लाइट कैसी, लेजर लाइट होती है। और ये लेजर लाइट जो है इसको आपके किसने बनाया था, इसी थियोडोर म्यामिन ने इसका आविष्कार किया था। और इसका आविष्कार करने के बाद में ये जो तारीख है 16 मई 1970 को, 1970 को आपके इन्होंने इसका क्या, रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, इसको रजिस्टर करवा दिया था, और ये कह दिया था कि ये जो लाइट है इसका जो आविष्कार है लेजर लाइट का, ये मैंने किया है। जो व्यक्ति कौन थे, थियोडोर म्यामिन। तो लेजर लाइट के आविष्कार के बाद में हमने देखा लेजर लाइट का इस्तेमाल आज विश्व में हर जगह किया जाता है। कैसी कैसी जगहों पे किया जाता है, तो आपको पता होगा कि मेडिकल के अंदर इसके खूब इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल लाइन में, एक्सरे वगैरह, इन सभी में लेजर लाइट का कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। दवाइयां बनाने में भी काम होते हैं, कई सारे रोग जो होते हैं उनका निवारण करने में भी लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई सारे हथियार जो बनाए जाते हैं आज के समय में, उसमें भी लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी जो ये खोज थी, ये जो इनके आविष्कार था, जो आविष्कार ने आज विश्व में बहुत सारे योगदान दिए हैं, और इसको बनाया गया था, रजिस्टर करवाया गया था 16 मई 1970 को। अब इसी बात के चलते हुए इसी से हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जुड़ा हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा है यूएन, इस यूएन ने आपके 2015 जो वर्ष था, इस 2015 को आपके एक वर्ष घोषित किया था, और वो वर्ष क्या था आपके, इसने नाम दिया था प्रकाश वर्ष। इन्होंने ये कहा था इसको हम प्रकाश वर्ष नाम देंगे, ताकि लोगों को ये जानकारी हो, जागरूकता हो कि जो प्रकाश होता है हमारे जीवन में उसकी कितनी महत्वपूर्णता है। जो आरामदायक जिंदगी आज हम जी रहे हैं, जो हमारी सेनाओं के पास में हथियार हो गए, मेडिकल की सुविधाएं हमारी हो गई, उनमें कहीं ना कहीं लेजर का योगदान बहुत ज्यादा है। इसीलिए यूएन ने कहा लोग इस बात को समझे, और इन्होंने प्रकाश वर्ष मनाया था, और बड़ा ही शांतिपूर्वक ये प्रकाश वर्ष मनाया गया। और कई सारे वैज्ञानिकों की उस साल मीटिंग भी हुई, और बहुत ही सफल रहा है ये अपने आप में। इसकी सफलता जो है बहुत अधिक रही थी, और इसी की सफलता को देखते हुए एक संस्थान आ जाती है जिसका नाम है आपके यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक, एस का मतलब हो गया साइंटिफिक, देखिए साइंस की बात आ गई, मतलब प्रकाश की भी बात आ गई। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके खुद कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 16 नवंबर 1945 को बनाई गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ आया हुआ, तो पेरिस के अंदर आया हुआ है। पेरिस कहाँ है आपका, फ्रांस के अंदर है। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ऑड्रे अजौले नाम की जो महिला है वो अभी वर्तमान में इसकी क्या है, अध्यक्ष है ऑड्रे अजौले। इसी यूनेस्को के द्वारा 2017 में ये घोषणा की गई कि आपकी जो 16 मई है, वो 16 मई कौन सी वाली, ये वाली 16 मई, जब इन्होंने आपके इसका पेटेंट करवाया था लेजर लाइट का।
और ये 16 मई जो है आपके, इस दिन हम अब प्रत्येक वर्ष क्या बनाएंगे, प्रकाश दिवस मनाएंगे। कैसा दिवस मनाएंगे, तो प्रकाश दिवस हम हर साल मनाएंगे इस दिन। किस दिन, 2017 16 मई को। अब इसी प्रकाश दिवस के तहत, ये जो प्रकाश दिवस हम मनाने वाले हैं, इसके तहत इन्होंने ये कहा कि अगला जो पहला जो प्रकाश दिवस मनाया गया था वो आपके 2018 में मनाया गया था 16 मई को। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष हम 16 मई को आपके प्रकाश दिवस मना रहे हैं। किस लिए मना रहे हैं, कि लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है कि कैसे एक प्रकाश, ये जो लेजर लाइट है, इन्होंने इनकी जिंदगी के अंदर बदलाव लाए हैं। कैसे ये जो आपके प्रकाश है, लाइट है, ये लोगों का भविष्य जो आगे है वो भी बदल सकता है। इन जागरूकता, इन सभी चीज़ों की जागरूकता, इसके अलावा मानव के जीवन को कैसे ये सारी चीज़ें आसान बना सकती है, ये सारी जागरूकताओं के लिए हमने दिवस मनाया और इस दिवस को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस या इंटरनेशनल लाइट डे। और ये 16 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की भी पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर सारी चीज़ें नोट करना कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। अब आ जाइए इसके ऊपर कि इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, तो 16 मई हमारा इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। देखिए ऐसा है, हर क्वेश्चन के अंदर हम कम से कम 10 से 20 सवाल साथ में कर रहे हैं और पूरी चीज क्या है उसको भी साथ साथ में समझ रहे हैं। जब उन फैक्ट को उस कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से समझोगे तो आपको वो हमेशा याद रहेंगे। WHO की बात हम पिछले 5-6 वीडियो में कई बार कर चुके हैं, बार बार इसकी बात करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, कब स्थापना हुई थी, कौन इसका अध्यक्ष है, ये सारी बातें भी आपको अपने आप पता चलती जाएगी। तो ये तीसरा इसका आंसर, तीसरे का आंसर हो गया ये 16 मई। अब आते हैं चौथे के ऊपर। देखिए हाल ही में 2 से 18 साल, कैसे 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोवैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, देखिए जो हमारी कोवैक्सीन है, ये कोवैक्सीन जो है हमारी, भारत बायोटेक बनाता है कोवैक्सीन को। कोवैक्सीन जो है अभी 18 से 65 वर्ष के जो व्यक्ति है उनको लग रही है। 18 से 65 वर्ष की आयु के जितने भी व्यक्ति हैं, महिलाएं पुरुष वगैरह, उनको लग रही है। लेकिन अभी तक जो बच्चे हैं इनके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई है। तो अब जो है सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो कोवैक्सीन है आपके, इस कोवैक्सीन को आपके क्या किया जाएगा, ट्रायल लिए जाएंगे कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन बनाई जाए। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो तीसरी वेव आने वाली है, वो तीसरी वेव, जो तीसरी लहर आने वाली कोरोना, वो बच्चों के अंदर आएगी। इसीलिए थोड़ा सा सरकार सचेत पहले से हो रही है और कहा है कि बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दो और बच्चों के लिए भी आपके क्या एक वैक्सीन बनाओ। तो ये मंजूरी आपके कौन देता है, भारत के अंदर इन वैक्सीन की मंजूरी कौन चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, इसके अलावा दवाइयां जो भारत के अंदर वो कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, उन सब की मंजूरी एक ही शख्स देता है। आपके इनके ऑप्शन क्या है, तो CAG, DCGI, AIM, एम्स और ICMR। तो इसकी जो मंजूरी वो आपके देता है वो DCGI देता है। DCGI कौन होता है, तो भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल। कौन, भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का, ड्रग का मतलब यहाँ पे आपके क्या होता है, दवाई होता है। ड्रग का दूसरा मतलब यहाँ पे नहीं निकालना कहीं, ड्रग का बेसिकली मतलब आपके क्या होता है, दवाई ही होता है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने आपके मंजूरी दी है किसको, कोवैक्सीन को अभी दी है 2 से 18 साल के बच्चों के इस्तेमाल के ट्रायल के लिए। अब बात करते हैं, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये क्या है, ये कोवैक्सीन की मंजूरी दी है। ये कोवैक्सीन खुद कौन सी कंपनी बनाती है, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक खुद क्या है, कौन सी कंपनी, कहां आई हुई है, थोड़ी बहुत इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि कोवैक्सीन को बनाया किसने था और कैसे था। तो देखिए बहुत ही चर्चा में एक नाम है आपके, उसका नाम है आपके भारत बायोटेक। क्या नाम है आपके, भारत बायोटेक कंपनी का नाम है। ये कंपनी जो है आपके कब बनाई गई थी, तो 1996 में। अभी देखिए भारत बायोटेक होगी, इसके अलावा पूनावाला की कंपनी होगी, कौन सी, सीरम इंस्टीट्यूट, 1966 में बनाई गई थी। ये हमने कल ही क्वेश्चन किया है। तो आपके 1996 में भारत बायोटेक की स्थापना की गई थी और ये कंपनी खुद कहाँ आई हुई है, तो हैदराबाद के अंदर आई हुई है। और इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है, जो आपके इसके मेन हेड है, वो आपके कौन है, कृष्णा एम अल्लाह। ये जो अभी है वर्तमान में आपके क्या है, इसके अध्यक्ष हैं कृष्णा एम अल्लाह। ये भारतीय बायोटेक, ये भारत बायोटेक। और दूसरी जो आपके आ जाती है, वो आ जाती है हमारा जो विज्ञान मंत्रालय है, जिसके आपके विज्ञान मंत्रालय जो है, जिसके मंत्री आपके कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। हमने पढ़ रखा है कौन है मंत्री आपके, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो आपके इसके क्या है, मंत्री है, डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक संस्थान आती है, संस्थान का नाम है ICMR।
इस संस्थान का नाम क्या है आपके ICMR। इसका मतलब हो गया भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, भारत की कैसी चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा के क्षेत्र में आपके क्या करना, अनुसंधान करना, चिकित्सा अनुसंधान संगठन या फिर आपके अलायंस या फिर आपके संगठन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संगठन, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या परिषद, आपके ये जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1911 में। तब इसका ICMR नाम नहीं था, दूसरा नाम था, और इसका नाम बदला गया था आपके 1949 में। और ये कहाँ पे खुद आई हुई, तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो बलराम भार्गव। कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष, तो बलराम भार्गव जो है वो इसके वर्तमान में आपके क्या है, अध्यक्ष है, भार्गव नाम है इनका। अब जो है ये भारत बायोटेक और ये जो ICMR है, इन दोनों ने मिलकर निर्माण किया आपके किस वैक्सीन का, तो कोवैक्सीन का निर्माण इन दोनों ने मिलकर किया है। वहां पे आपका ICMR, इधर आपका भारत बायोटेक। अच्छे से याद करना इस बात को, ये कंपनी है, दूसरी भारत सरकार का ये संगठन, इन दोनों ने मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया है। और ये कोवैक्सीन जो है ये कैसी वैक्सीन है, तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब होता है इस वैक्सीन के तहत मृत वायरस जो होता है वो शरीर के अंदर डाला जाता है। जब मृत वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वैक्सीन के तहत, तो हमारे शरीर जो है उसके बदले में आपके एंटीजन बनाएगा, प्रतिरक्षा बनाएगा, और वो प्रतिरक्षा हमारे जो वायरस जो होते हैं उनसे लड़ने में हमारे सहायक होंगे। तो ये अभी तक कोवैक्सीन जो है किसके लिए बनाई गई थी, इन्होंने तो 18 से 65 वर्ष के जो व्यक्ति थे उनके इस्तेमाल के लिए। लेकिन अब जो है किसके लिए बनाई जाएगी, तो जो 2 से 18 वर्ष के बच्चे हैं इन बच्चों के लिए बनाई जाएगी। और इसके लिए हमने क्या शुरू कर दिए हैं, अभी ट्रायल शुरू कर दिए हैं। तो ये वैक्सीन थी, इन दोनों ने मिलकर बनाई है। अभी इनके काम आती थी, मृत वायरस होता है इसके अंदर, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, और 2 से 18 वर्ष बच्चों के लिए अभी ट्रायल की मंजूरी दे दी है। तो ट्रायल की मंजूरी किसने दी है आपके, तो वो मंजूरी दी है आपके किसने, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। किसने मंजूरी दी है आपके, तो यही जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI जो अभी हमने बात की, ये वर्तमान में कौन है हमारे, तो VG सोमानी। इनका नाम क्या है आपके, VG सोमानी नाम है। और यही हमारे क्या है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। और ये आपके जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, ये हमारे ये जो DCGI ये भी हमारे किस मंत्रालय के अधीन है, तो इसी विज्ञान मंत्रालय के ही अधीन है। ये विज्ञान मंत्रालय के ही अधीन है। विज्ञान मंत्रालय जो है हमारी कौन सी, साइंस मिनिस्ट्री या विज्ञान मंत्रालय, जिसके मंत्री हमने अभी बात की कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। इसी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आपके एक संस्थान आती है, उस संस्थान का नाम है CDSCO। उस संस्थान का नाम है आपके CDSCO। CD का मतलब क्या, सेंट्रल ड्रग, केंद्रीय ड्रग। कैसी, तो आपके केंद्रीय ड्रग नियंत्रण, केंद्रीय ड्रग नियंत्रण। किसका नियंत्रण, ड्रग का नियंत्रण, जो दवाइयों का नियंत्रण करने वाला संगठन जो है, केंद्रीय ड्रग नियंत्रण संगठन। इस संगठन को कहते हैं CDSO। और इस CDSO का जो अध्यक्ष होता है उसी को हम कहते हैं क्या, DCGI। और ये DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, अभी VG सोमानी अभी वर्तमान में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना VG सोमानी का नाम। साथ साथ ही विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये विभाग है इनका, और इस विभाग के अध्यक्ष को ही हम क्या कहते हैं, DCGI कहते हैं। तो यही आपके सारे, इन्होंने अभी क्या दी, आपके ट्रायल की मंजूरी दी है 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, किसके, कोवैक्सीन के लिए। तो और कोवैक्सीन खुद किसने बनाई है, तो कोवैक्सीन आपके बनाई है इन दोनों ने मिलकर। भारत बायोटेक प्राइवेट कंपनी है और हमारे विज्ञान मंत्रालय का ICMR है, जो इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो इसका जो हमारे चौथे का आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा DCGI। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 5वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2020 के प्रतिष्ठित बसव श्री पुरस्कार, कैसा पुरस्कार, बसव श्री पुरस्कार। अभी पुरस्कार खुद क्या है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का बसव श्री पुरस्कार दिया गया है, बसव श्री पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, पंडित राजीव तारानाथ, सर्वेश झा और अमित खुराना। ये 4 नाम है और बसव श्री पुरस्कार दिया गया है इन चारों में से किसी एक को। तो वो किसको दिया गया है, पहले तो आप इसको अच्छे से सोचिए और फिर आपको उत्तर दीजिए। तो देखिए ऐसा है, बसव श्री पुरस्कार जो है, मैं थोड़ी बसव श्री पुरस्कार की बात कर लेता हूं पहले तो साथ साथ में। देखिए हमारे भारत के अंदर एक राज्य आ जाता है जिसका नाम है आपके क्या, कर्नाटक राज्य। उसका नाम क्या, आपके कर्नाटक राज्य। इसको अच्छा वहां समझाता हूं। ये पुरस्कार जो आपके दिया है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को दिया है। किसको,
डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को दिया है। के कस्तूरी रंगन की भी चर्चा करेंगे और इस पुरस्कार की भी चर्चा करेंगे। तो हमारे भारत के अंदर एक राज्य आ जाता है, उस राज्य का नाम है क्या? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री की बात करूं तो वाई एस येडियुरप्पा। अभी वर्तमान में इसके कौन मुख्यमंत्री है? तो वाई एस येडियुरप्पा जो है वो आपके क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री है। और वजुभाई वाला, कौन? वजुभाई वाला, ये आपके क्या है? यहाँ के गवर्नर है। वजुभाई वाला ये आपके यहाँ के क्या है? वर्तमान में कर्नाटका के गवर्नर है। इसी कर्नाटका सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? आपके बसव श्री पुरस्कार। अब ये बसव श्री खुद क्या है? देखिए यहाँ पे एक संत हुआ करते थे, उन संत का नाम था आपके क्या? बसव श्री। वो जो संत थे उनका नाम था आपके महात्मा बसव श्री नाम था। ये महात्मा बसव श्री जो थे, महात्मा बसवाश्री या बसवश्री कहते हैं इनको, ये आपके यहाँ पे संत थे, कर्नाटका के थे। और ये आपके कब थे? तो 12वीं शताब्दी जो थी, 12वीं शताब्दी में ये बहुत बड़े संत थे। और भक्ति आंदोलन आपने सुना होगा, भक्ति आंदोलन के अंदर इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और कर्नाटका के अंदर इनकी बहुत मान्यता, इन्हें बहुत माना जाता है महात्मा बसव श्री को। इनका जन्म जो हुआ था वो आपके जिस गांव में हुआ था, उस गांव का नाम ही आपके क्या था? बसव नाम था। उस गांव का नाम भी आपके क्या था? बसव नाम था। और ये गांव जो है बसव, ये आपके कहाँ हुआ है? कर्नाटका में। कर्नाटका में भी बात करूं तो उत्तरी कर्नाटका के अंदर गांव आया बसव, इसी के नाम से इनका नाम पड़ा बसव श्री। और इन्हें महात्मा कहा जाता है क्योंकि ये एक आपके 12वीं शताब्दी के बहुत बड़े क्या थे? संत थे। और ये संत जो लिंगायत समुदाय था भक्ति आंदोलन के अंदर, इसके तहत ये संत थे। और इन्हीं की याद में आपके, इन्हीं की महानता के कारण बसव श्री पुरस्कार आपकी कौन? कर्नाटका की सरकार देती है। इस पुरस्कार के तहत आपके 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और साथ साथ में इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। कैसा पत्र? प्रशस्ति पत्र जो था वो भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपके की गई थी वर्ष 2000 के अंदर। अब बात करें किस किस को दिया है, तो एक मेन जो नाम है वो बता देता हूं। 2006 में आपके दिया था एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको दिया था? 2006 के अंदर दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिया था। ये बसव श्री पुरस्कार 2000 में शुरू हुआ, 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पुरस्कार इसके अंदर दिया जाता है। महात्मा बसव श्री जो थे यहाँ के संत थे बहुत बड़े 12वीं शताब्दी के, और इन्हीं की याद में कौन देती है? तो कर्नाटका सरकार देती है। 2006 में आपके एपीजे अब्दुल कलाम को दिया था। और अब की बात करें, अभी किसको दिया गया? वर्ष 2020 में। तो 2020 में दिया डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। के कस्तूरी रंगन खुद कौन है? तो देखिए के कस्तूरी रंगन जो है किस राज्य से आते हैं? तो ये केरल राज्य से आते हैं। ये बहुत बड़े आपके क्या है? वैज्ञानिक है। और हमारी एक संस्थान है जिसका नाम है आपके क्या? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय स्पेस अनुसंधान संगठन इसरो। इसी इसरो के ये आपके प्रमुख रहे थे। कब से कब तक? वर्ष 1994 से लेके 2003 तक, करीब करीब आपके 9 वर्ष। कितने? करीब करीब 9 वर्ष जो थे ये आपके इसरो के हेड रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। वही इसरो जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। ये खुद इसका मुख्यालय कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान या कैलासा वड़ावू शिवान जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसके इसरो के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जो है 1994 से 2003 के बीच में रहे थे। कस्तूरी रंगन को तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। एक पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है, और तीसरा इनको पद्म विभूषण पुरस्कार। ये तीनों के तीनों पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और अभी वर्तमान में इनको बसव श्री पुरस्कार भी दिया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। तो ये के कस्तूरी रंगन इसरो के हमारे अध्यक्ष रहे हुए हैं। और इसरो की जानकारी मैंने आपको दे दी। ये खुद कहाँ से आते हैं? केरल से। और ये पूरा पुरस्कार क्या है, कौन देता है, कितनी राशि दी जाती है, इसकी जानकारी भी मैंने आपको दे दी है। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बढ़िया से इसको लिख लेना कॉपी के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो जो छठा क्वेश्चन है हमारा वो ये कह रहा है हाल ही में नाबार्ड की बात आ गई। नाबार्ड द्वारा घोषित अपने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ आपको जानने को सीखने को भी मिलेगा। हाल ही में नाबार्ड द्वारा घोषित, किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा घोषित। नाबार्ड एक बैंक है, हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन है ये बैंक। इस बैंक का क्या काम है मैं अभी बताऊंगा आपको। नाबार्ड द्वारा घोषित अपने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष। देखिए नाबार्ड बैंक के अधीन एक कोष है जिस कोष का नाम है RIDF। इस कोष के तहत आपके 2021-22 में 20-21 में 1236 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
इस बैंक का कोष है, इस कोष के तहत इतने रुपए दिए गए, ये किस राज्य को दिए जाएंगे? तो आपके पंजाब, हरियाणा, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब इसका सही उत्तर आपके क्या होगा? तो सही उत्तर आपके नाबार्ड का क्या होगा? तो देखिए जो नाबार्ड बैंक है हमारी, ये नाबार्ड बैंक के द्वारा 1236 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ग्रामीण के विकास के लिए, क्योंकि ये ग्रामीण बैंक है। और ये किस राज्य को दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके असम राज्य को अभी दिए गए हैं। असम को दिए गए हैं 1236 करोड़ रुपए। किसके लिए दिए गए हैं आपके? तो असम के अंदर आपके जो है निर्माण करने के लिए, गांव जो है असम के, उसके विकास करने के लिए। अब बात करते हैं कि नाबार्ड खुद क्या है, नाबार्ड संस्थान खुद क्या है। तो देखिए अब इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो हमारा जो वित्त मंत्रालय है, हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन, हमारे वित्त मंत्रालय के मंत्री आपको पता होगा तो निर्मला सीतारमन जी है, जो अभी हमारी वित्त मंत्री है। इसी वित्त मंत्रालय के अधीन एक बैंक आता है, उस बैंक का नाम है क्या आपके? नाबार्ड नाम है। तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल, एन से आगे आपके क्या? नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक, कैसी बैंक? राष्ट्रीय बैंक। किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कृषि, कृषि के कार्य के लिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल का मतलब हो गया ग्रामीण क्षेत्र, डेवलपमेंट का मतलब हो गया विकास। यानी कि ऐसा बैंक जो किसके लिए काम कर रहा है? आपके कृषि के लिए काम कर रहा है। ऐसा बैंक जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है, इसी का नाम है आपके क्या? नाबार्ड। तो एन से आपके आ गया, एन से नेशनल, बी से बैंक, ए से हो गया एग्रीकल्चर, आर से हो गया रूरल और डी से हो गया डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड इसका पूरा नाम है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कृषि के क्षेत्र में और आपके ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए एक नया बैंक हमारी सरकार ने बनाया था, उसी का नाम है आपके क्या? नाबार्ड बैंक। इसको कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था आपके 1982 में। कब बनाया गया था? तो 12 जुलाई 1982। कब बनाया गया था? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ आया हुआ है? तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजुलू। गोविंद राजुलू जो है अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। पूरा नाम है इनका गोविंद राजुलू चिंताला। ये आपके एक आईएएस अधिकारी है और ये अभी वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष है नाबार्ड बैंक के। अच्छे से इसका नाम नोट कर लेना, कई सारी परीक्षाओं में नाम पूछा गया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई और ये आपके मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय, और वर्तमान में गोविंद राजुलू जो है इसके अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। इसी नाबार्ड बैंक के द्वारा एक कोष की स्थापना की गई थी। किसकी? कोष की। ये स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1995 के अंदर एक कोष बनाया था। उस कोष का नाम था आपके RIDF। RIDF का मतलब, आर का मतलब हो गया रूरल, यानी कि हो गया आपके ग्रामीण। क्या हो गया? ग्रामीण। आर का मतलब हो गया रूरल या ग्रामीण। आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया बुनियादी ढांचा। कैसा? ग्रामीण का बुनियादी ढांचा, ग्रामीण का बुनियादी ढांचा। डी का मतलब हो गया उसका विकास, जो ग्रामीण क्षेत्र का बुनियादी ढांचा है उसका विकास करने के लिए। एफ का मतलब हो गया फंड, फंड यानी कि हो गया आपके क्या? कोष। तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कोष बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास करने के लिए एक कोष बनाया गया है। किसके अधीन? नाबार्ड के अधीन बनाया गया 1995 में। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, और इसी के तहत, इसी कोष के तहत अभी असम जो है आपके, उनको पैसे दिए गए हैं। कितने? 1236 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये कोष जो है ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे कौन से होते हैं जिनका निर्माण करता है? तो देखिए ऐसा है, बुनियादी ढांचों की अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बुनियादी ढांचे बहुत सारे हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में मान लो सड़क का निर्माण करना हो तो उसके लिए पैसे देगी ये कौन? ये वाली बैंक। इसके अलावा जो है आपके ये ग्रामीण क्षेत्र की बैंक जितनी भी आती है वो सभी इसी के अधीन है। जैसे आपने नाम सुना होगा मरुद्रा ग्रामीण बैंक, ये आपके 1 या 2 जिलों के अंदर छोटी बैंकें होती है और इन सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? इसी नाबार्ड का कंट्रोल होता है। ये जितनी भी छोटी बैंकें आपके, बाकी बड़ी बैंकें नहीं, HDFC वगैरह नहीं, वो RBI के अधीन है। लेकिन ये जो नाबार्ड है, देश के अंदर जितनी भी ग्रामीण बैंकें हैं, जहां से आपने सुना होगा सोसाइटी लेकर आना, KCC के पैसे लेके आना, तो मरुद्रा ग्रामीण बैंक है, बाड़मेर में भी हमारे मरुद्रा ग्रामीण बैंक है, वो आपके कैसी ग्रामीण बैंक है और वो बैंक किसके अधीन है? सीधी नाबार्ड के अधीन है। और ये आपके गांव के अंदर मान लो कोई सड़क का निर्माण करना हो, किसानों को कोई ऋण प्रदान करने हो, इसके अलावा अगर सिंचाई का कोई कार्य हो, इसके अलावा अगर कोई वन लगाने का, फॉरेस्ट लगाने का कोई कार्य हो, इसके अलावा पेड़ पौधे लगाने का कोई कार्य हो, गांव के अंदर जितनी भी ये सारी आधुनिक चीजें करना,
सड़क निर्माण करना, ऋण देना, उनको वन संरक्षण करना, सिंचाई के काम करना, पेड़ पौधे लगाना या पानी का भी संरक्षण करना, आपके इतनी जितनी भी ये सारी बुनियादी ढांचे की सुविधाएं हैं, या फिर आपके गांव के अंदर आपको देखा होगा तो बीज के पैसे मिलते हैं कई किसानों को, तो ये बीज के पैसे भी आपके नाबार्ड के अधीन जो बैंक होगी वही बैंक प्रदान करेगी। तो ये बीज के पैसे मिलना, एक आपके खेतों के अंदर तार की जाती है, चारों ओर तारबंदी की जाती है, उसके भी पैसे मिलते हैं, ये भी आपके कौन, ग्रामीण बैंकें जो होती है वही देती है, और वो ग्रामीण बैंकें सब किसके, नाबार्ड के ही अधीन है। और इसी के तहत कोष बनाया हो, इसी कोष से वो पैसा आता है उन बैंकों के अंदर, और फिर वो बैंकें जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देती है। और अभी कहां दिया है इन्होंने, असम के अंदर 1236 करोड़ रुपए दिए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि नाबार्ड बैंक खुद क्या है, कैसे इसको बनाया गया था, इसके अधीन कौन सा कोष है आपके, और इस कोष के तहत कैसे गांव तक पैसे पहुंचाए जाते हैं और लोगों को ऋण दिया जाता है, सिंचाई के लिए पैसे दिए जाते हैं, किसानों को पैसे दिए जाते हैं। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और बढ़िया तरीके से इसको लिख देना। ये क्वेश्चन आपके आने वाले कई सारे एग्जामों में गारंटी पूछा जाएगा। नाबार्ड के बारे में पूछ सकते हैं, इस कोष के बारे में पूछ सकते हैं, किसके अधीन है ये पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि जितनी भी देश की ग्रामीण बैंकें हैं, ग्रामीण बैंक, मरुद्रा ग्रामीण बैंक वगैरह जैसे ये ग्रामीण बैंकें हैं, ये किसके अधीन है, नाबार्ड के अधीन है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे इसकी कहानी खत्म हुई, और इसका जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, असम इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये छठे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी जो 7वां क्वेश्चन है हमारा वहां। अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो देखिए 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन बहुत ज्यादा न्यूज में है, इजराइल और फिलिस्तीन, और मैं कई दिनों से कोशिश भी कर रहा हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर एक शानदार पूरी वीडियो बनाई जाए, लेकिन वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बनेगी, अगर बनाई भी तो मैंने करीब 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। वो इसलिए बनेगी क्योंकि इनका जो संघर्ष है इन्हें 5 मिनट में या 6 मिनट में पूरा नहीं समझाया जा सकता। कुछ चीजें बताई जा सकती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, इसके तहत बहुत सारी घटनाएं हुई थी, इसके तहत अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो एक देश है आपके इजराइल और एक देश है आपके फिलिस्तीन, इनके अंदर संघर्ष चल रहा है, और निम्नलिखित में से किस समाचार मीडिया एजेंसी के कार्यालय पर हमला किया गया है। देखिए इजराइल एक देश है आपके फिलिस्तीन। इजराइल ये दोनों एक दूसरे के ऊपर संघर्ष चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये बमबारी, इसी बमबारी के तहत इन्होंने क्या किया, इजराइल ने एक रॉकेट छोड़ा, और वो रॉकेट जो है सीधा एक न्यूज एजेंसी थी, एक मीडिया जो आपके न्यूज का काम करती, उसकी बिल्डिंग थी, उसी बिल्डिंग को ही पूरा उड़ा दिया उसके रॉकेट ने। हालांकि कई सारी बिल्डिंगों को उड़ाया गया, अभी हमास एक ग्रुप है, इजराइल पैलेस्टीन का एक ग्रुप है, कई सारी चीजें हैं। थोड़ी सी जो इसके ऊपर चर्चा हो सकेगी वो हम जरूर करेंगे इसके ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में आपको सारी चीजें समझा दूं। तो देखिए जो कौन सी मीडिया एजेंसी के कार्यालय पर इन्होंने हमला किया है, बहुत बड़ी मीडिया एजेंसी है, बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उसकी बिल्डिंग थी और इजराइल ने रॉकेट डाला और वो बिल्डिंग पूरी उड़ गई। और वो कौन सा न्यूज चैनल है, तो एक तो है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल आपके यूएसए का, और इसकी यहाँ पे अभी कोई भी एजेंसी नहीं है। इजरायली टाइम्स भी नहीं है। तीसरा है आपके अल जजीरा, और चौथा है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स भी यूनाइटेड स्टेट्स का न्यूज़पेपर है। अगर आप में से कोई पढ़ता हो न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में या वॉल स्ट्रीट जर्नल के बारे में, नहीं पढ़ते तो भी कोई बात नहीं, जो भी न्यूज़ होगी इनकी भी बढ़िया महत्वपूर्ण वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं इनको अक्सर पढ़ता हूँ, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत शानदार न्यूज़पेपर है ये भी। तो इन्होंने जिसकी बिल्डिंग उड़ाया उसका नाम है अल जजीरा। अल जजीरा नाम की न्यूज कंपनी है, उसकी बिल्डिंग थी, और इसकी बिल्डिंग को इजराइल के रॉकेट ने अभी क्या कर दिया, उड़ा दिया है। और काफी मीडिया में चर्चा में चल रहा है कि इसकी पूरी बिल्डिंग को ही इजराइल ने आपका क्या कर दिया, बम से उड़ा दिया है। ये अल जजीरा न्यूज़पेपर कहाँ का है, तो कतर देश, आपने नाम सुना होगा, कतर देश। कतर की राजधानी आपके क्या है, तो दोहा इसकी राजधानी है, और इसी कतर देश की न्यूज एजेंसी है अल जजीरा। बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, इंग्लिश में पूरी इसकी न्यूज आती है। आप गूगल वगैरह पे टाइप करोगे अल जजीरा तो आ जाएगा उसका न्यूज़पेपर वगैरह। तो ये अल जजीरा जो है विश्व में बहुत बड़ी मीडिया हाउस में से एक माना जाता है, और ये कतर का है, और इसी को अभी इजराइल के बम ने उड़ाया है। कतर के बारे में आपको पता हो तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, कौन सा, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, ये भी आपके कहाँ होने वाला है, कतर के अंदर अभी होने वाला है। अब बात करते हैं इजराइल और पैलेस्टीन। देखिए इजराइल और पैलेस्टीन के संघर्ष के चलते हुए बेचारे इस न्यूज एजेंसी की बिल्डिंग थी उसको ही उड़ा दिया इजराइल ने। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इजराइल से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो अक्सर परीक्षाओं में हो सकता है पूछी भी जाए। तो इजराइल जो देश है, इजराइल 1948 में देश बना था, उससे पहले इजराइल कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एक ही जगह थी, पूरा पैलेस्टीन ही था।
इसकी जब भी बड़ा वीडियो बनेगा उसमें मैं समझाऊंगा। अभी हम समझते हैं दो देशों की कहानी। एक का नाम है आपके क्या, इजराइल। इजराइल की बात करें तो 1948 में ये एक देश बन गया था, और इजराइल के अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो आपके कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। इसके वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ के प्रधानमंत्री है। यहाँ का राष्ट्रपति भी एक होता है, वैसे इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। रेयुविन रिवलिन, उसका नाम क्या है आपके, रेयुविन रिवलिन नाम है इसके राष्ट्रपति का। और इजराइल की करेंसी की बात करूं तो न्यू इजरायली शकेल या इजरायली शेकेल जो है ये आपके यहाँ की क्या है, करेंसी है इजराइल की, ये यहाँ की करेंसी है। और कैपिटल की बात करूं तो इजराइल तो कहता है कि हमारी राजधानी क्या है, जेरूसलम। ये जो जगह है इसी जगह के ऊपर ही विवाद है पूरा। जेरूसलम या यरूशलम या जेरूसलम जो है ये इजराइल कहता है कि हमारी क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो हालांकि इजराइल मानता है इसको, लेकिन बाकी सबने इसको मान्यता नहीं दे रखी है। औपचारिक काम सारे जो इजराइल के वो तेल अवीव से होते हैं। तेल अवीव भी इसी का इजराइल का एक शहर है, वहीं से सारे काम होते हैं इजराइल के। और जेरूसलम जो है इसको ये अपनी राजधानी मानते हैं। हालांकि जेरूसलम इसकी राजधानी अभी नहीं है, किसी ने अभी यूएन ने वगैरह ने इसको घोषित नहीं किया है। तो इजरायली न्यू शकेल आपके क्या है, इसकी करेंसी है। इजराइल के राष्ट्रपति की बात कर ली, प्रधानमंत्री की बात कर ली, इन सभी की बात कर ली। अब इजराइल देश 1948 में बना था। इजराइल के अंदर जनसंख्या की बात करूं, यहां से एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। जो जनसंख्या है इजराइल के अंदर वो करीब 90 लाख जनसंख्या है। इसी 90 लाख के अंदर करीब 75% लोग जो वो एक धर्म के हैं। वो धर्म आपके कौन सा, यहूदी धर्म है, या अंग्रेजी में कहते हैं इनको ज्यूरिस्ट या जूइश लोग। कैसे लोग, जूइश लोग या ज्यूरिस्ट लोग। यहूदी धर्म बहुत पुराने धर्मों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह थे, जो जीसस क्राइस्ट थे, वो जीसस क्राइस्ट जो आपके हैं वो यहूदी धर्म के थे। और यहूदी धर्म के अंदर ही जब सुधार किए गए, उससे जो नया धर्म बना वही ईसाई धर्म है। तो ये भी एक कहानी है। हालांकि यहूदी धर्म जो है इसके अब कम ही लोग रहे हैं, मतलब ये इजराइल एक अकेला देश ही है यहूदी धर्म का, बहुत कम लोग हैं यहूदी धर्म के। अब ज्यूइश लोग हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना कि यहाँ पे आपके कौन से लोग रहते हैं, तो यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। दूसरा जो देश हमने बात की, हालांकि देश ही नहीं है बेचारा, उसको अभी तक कोई घोषणा ही नहीं की। दूसरा जो देश है इसकी बात की, फिलिस्तीन, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको पैलेस्टीन। इसको क्या कहते हैं, पैलेस्टीन कहते हैं। पहले ये सारा क्षेत्र पैलेस्टीन का ही था, लेकिन अब इजराइल एक अलग देश बन गया और पैलेस्टीन को एक अलग देश। पैलेस्टीन की सबसे बड़ी समस्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी इसे देश का दर्जा ही बेचारे को नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह, पैलेस्टीन को किसी देश का दर्जा ही नहीं दिया गया है। दूसरी चीज, पैलेस्टीन भी ये कहता है कि ये जो जगह जेरूसलम है, ये जो जेरूसलम जगह है ये हमारी राजधानी है। इस जेरूसलम को ये भी राजधानी मानते हैं, इस जेरूसलम को ये भी राजधानी मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि देखिए जो यहूदी धर्म था, यहूदी धर्म का उदय माना जाता है आपके जेरूसलम से। और पैलेस्टीन के लोग जो है वो आपके जिस धर्म के हैं वो आपके इस्लाम धर्म है। पैलेस्टीन के लोग जो है वो आपके इस्लाम को मानते हैं। और इस्लाम जो है ये भी यही कहता है, इनका भी आपके जेरूसलम जो है एक पवित्र स्थान है। देखिए यहूदी धर्म का भी पवित्र स्थान है, इस्लाम धर्म का भी पवित्र स्थान है, ईसाई धर्म जो है उसका भी जेरूसलम पवित्र स्थान है। और इसलिए लेके जेरूसलम के ऊपर इनका सबसे बड़ा विवाद है। एक विवाद तो सबसे बड़ा इनका किसको, जेरूसलम को लेके है। पैलेस्टीन की बात करें तो ये भी बोलते हैं जेरूसलम जो है हमारा क्या है, आपके मेन हमारी राजधानी है। हालांकि किसी ने भी इसको घोषित नहीं कर रखा, पैलेस्टीन खुद ही कहता है। पैलेस्टीन खुद को देश ही नहीं मानता कोई। दूसरी बात करेंगे, पैलेस्टीन की अगर पूरी सत्ता चलती है वो जिस शहर से चलती है उसका नाम है राम अल्लाह। उस शहर का नाम है राम अल्लाह, शहर का नाम है। और अभी यहाँ पे वर्तमान में इसके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वो आपके कौन है, मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास जो है वो अभी वर्तमान में इसके क्या है, राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद अब्बास यहाँ के राष्ट्रपति है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहाँ के पीएम है, और यहाँ के राष्ट्रपति है रेयुविन रिवलिन। इन दोनों देश के बीच में एक विवाद तो आपके इस जगह को लेके, जेरूसलम को लेके। दूसरा विवाद जो है आपके धर्म के नाम पर लेके। देखिए धर्म के नाम पे ऐसा माना जाता है यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में आपस में नहीं बनती है। ये लोग ये मानते हैं कि यहूदी जो है वो यूरोप से आए हुए हैं और इस्लाम धर्म की जो जगह है उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। एक तो धर्म के ऊपर इनका बहुत बड़ा विवाद है, एक जेरूसलम के ऊपर विवाद है, दूसरा धर्म के नाम पर बहुत बड़ा विवाद है। तीसरा जो इनका विवाद है वो विवाद किस चीज के ऊपर है, तो बॉर्डर के ऊपर है। इन दोनों देशों की सीमा अभी तक किसी ने भी तय नहीं की है, किसी भी देश के द्वारा इनकी सीमाएं तय नहीं की गई है। तो इन सीमाओं को लेके भी विवाद है। यहाँ पे वेस्ट बैंक नाम की एक जगह है, एक गोलन हाइट्स नाम की जगह है, एक गाजा स्ट्रिप नाम की जगह है। इन सभी के ऊपर लेके आपके इनके विवाद चल रहे हैं अभी भी वर्तमान में। इजराइल बहुत ही ताकतवर देश है और ये एक कमजोर देश है।
अभी वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो बहुत बड़ी कमजोर देश है। चौथा जो इनके बीच में झगड़े का कारण है वो रेफ्यूजी, ये जो लोग होते हैं युद्ध से प्रभावित एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, और ये रेफ्यूजी भी इनके लिए क्या है, नाक में इन देशों के दम कर रखा है। यहाँ से पलायन करके यहाँ जाते हैं, यहाँ से पलायन करके यहाँ जाते हैं। ये भी बेचारे क्या करें, परेशान हो चुके हैं युद्ध से। तो ये भी इनके बीच में एक प्रॉब्लम है। धर्म की बात है, सीमा की बात है, रेफ्यूजी की बात है, जेरूसलम का विवाद है, ये सारे इनके बीच में विवाद चल रहे हैं पैलेस्टीन और आपके किसके, इजराइल के बीच में। तो अभी जो इसने इजराइल ने क्या किया, इसी की एक जगह है, कहाँ पे, पैलेस्टीन के अंदर ही एक जगह आई हुई है, बार बार आपने उस जगह को न्यूज में सुना होगा, उसका नाम है क्या, गाजा। वो पैलेस्टीन का ही भाग है, गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी, बिल्कुल एकदम मैप में देखोगे तो पट्टी की तरह दिखेगा। करीब 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी और 50 किलोमीटर लंबी पट्टी है। उसी पट्टी को आपके नाम क्या दिया गया, गाजा स्ट्रिप नाम दिया गया। और ये जो गाजा स्ट्रिप है, इसी गाजा स्ट्रिप के अंदर इस पैलेस्टीन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बार बार न्यूज में आ रहा है, नाम याद रखना अच्छे से, हमास नाम है उस ग्रुप का। ये कहाँ का ग्रुप है, पैलेस्टीन का ग्रुप है। और इजराइल ने अभी क्या किया, इसी पैलेस्टीन गाजा के अंदर हमास के ऊपर हमला करते हुए एक बिल्डिंग उड़ा दी। वो बिल्डिंग किसकी थी, आपके अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है, इसी की बिल्डिंग थी। हमास के चक्कर में इस अल जजीरा की बेचारे की बिल्डिंग इजराइल ने अभी उड़ा दी है। ये गाजा स्ट्रिप की बात है। तो गाजा स्ट्रिप जो है ये किसका भाग है, आपके पैलेस्टीन का भाग है। तो ये इजराइल की कहानी थी, ये पैलेस्टीन की कहानी थी, और इजराइल ने अभी इसके ऊपर बम डाला है। इसी कारण आपके अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है इसको उड़ा दिया गया है। तो ये बात होगी इजराइल की, पैलेस्टीन की। उम्मीद कर रहा हूं आपको थोड़ा बहुत कुछ जानने को नया मिला होगा। तो इजराइल और पैलेस्टीन ने आपके किसकी बिल्डिंग उड़ाई, तो अल जजीरा की बिल्डिंग आपके उड़ा दी है। अब चलते हैं आगे की और नए क्वेश्चन की और नया क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में कौन से रेलवे स्टेशन पर वाईफाई का नेटवर्क होता है, आप सभी को पता होगा वाईफाई नेटवर्क। इस वाईफाई नेटवर्क को रेलवे स्टेशन के ऊपर भारत सरकार लगा रही है। कौन से रेलवे स्टेशन पर लगाने से 6000 रेलवे स्टेशन पर लगाने का आंकड़ा पूरा हो गया है। अच्छा, मतलब ये पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे ने जो वाईफाई का सिस्टम लगाया है, अभी ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है इन चारों में से जिसके ऊपर लगाया है और इसका 6000 का आंकड़ा पूरा हो गया है। मतलब आपके 5999 के ऊपर लगाया गया था, प्लस साथ में इन चारों में से कोई एक है, उसको लगाने के बाद ये आंकड़ा अब कितना हो गया, आपके 6000 का आंकड़ा हो गया। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश, हजारीबाग झारखंड, अहमदाबाद गुजरात और इंदौर मध्य प्रदेश इसके ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा आपके कौन सा, हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ आया हुआ है, झारखंड के अंदर आया हुआ है, यह ऑप्शन है। यानी 5999 वाईफाई तो पहले ही लगा चुके थे, लेकिन एक जो अभी वाईफाई लगाया हजारीबाग के अंदर, और ये हजारीबाग के अंदर जो वाईफाई लगाया है, इससे अब टोटल भारत के अंदर 6000 रेलवे स्टेशन के ऊपर आपके वाईफाई का नेटवर्क आपको मिल जाएगा, जहां पे इंटरनेट की सुविधा आपको क्या मिलेगी, फ्री में मिलेगी। बहुत ही शानदार काम है, और डिजिटल इंडिया को कनेक्ट करने में एक ये भी आपके क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। हमने अभी 2-3 दिन पहले एक मास्टर कार्ड की और नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके अंदर भी हमने ये कहा था कि जो भारत को डिजिटली कनेक्ट करने के लिए एक रोड मैप बनाया जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके भारत को डिजिटली कनेक्ट करने के लिए योजना बनाई गई है। रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन की बात करें तो सीधी सी बात है, रेल मंत्रालय की भी बात करेंगे तो हमारे देश का जो रेल मंत्रालय है, हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है, इसके वर्तमान में आपके मंत्री आपको पता होगा कि कौन है, पीयूष गोयल साहब इसके वर्तमान में मंत्री है। और इसी रेलवे मंत्रालय के अधीन एक रेलवे बोर्ड आता है, और इस बोर्ड का सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वो अभी कौन है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो सुनीत शर्मा जो है अभी वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है रेलवे मंत्रालय के बोर्ड के। रेलवे मंत्रालय के अधीन जो बोर्ड है, इसी रेल मंत्रालय के अधीन एक कंपनी आती है जिसका नाम है आपके क्या, रेल नेट। आपके क्या नाम है उसका, रेल नेट नाम है। इस कंपनी का नाम है आपके रेल नेट कंपनी, और ये कंपनी पहले बीएसएनएल जो है अपने भारत संचार निगम लिमिटेड जो है उसके अधीन थी, लेकिन अब जो है इसको किसके अधीन कर दिया, रेल मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। बात करें कि रेल नेट को कब शुरू किया गया था इस कंपनी को, तो 2000 में शुरू किया गया था, वर्ष 2000 के अंदर। और इसका मुख्यालय भी आपके कहाँ आया हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका भी मुख्यालय आया हुआ है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो आपके कौन है, तो पुनीत चावला, उनका नाम है आपके क्या, पुनीत चावला जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है रेल नेट के। और इसी रेल नेट कंपनी ने भारत के अंदर सभी जगह जितने भी भारत के अंदर रेलवे स्टेशन है, इन्हीं रेलवे स्टेशन के ऊपर आपके क्या लगाए हैं, वाईफाई लगाए हैं, वाईफाई का एक्सेस लगाया है। और इसके तहत अभी जो लास्ट में लगा वो कहाँ लगा, हजारीबाग में लगा। हजारीबाग आपके कहाँ आया हुआ है, तो झारखंड के अंदर आया हुआ है। और इसी हजारीबाग झारखंड के अंदर लगने के बाद में टोटल अब हमारे रेल मंत्रालय ने या रेलवे मिनिस्ट्री ने 6000 रेलवे स्टेशन के ऊपर आपके
वाईफाई लगा दिए हैं, जो कि बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे रेल मंत्रालय का और रेल नेट कंपनी का। तो ये इतनी सी बात है इसके अंदर, ज़्यादा इसके अंदर कुछ जानने को है नहीं, जो चीज़ें जानने को थी वो मैंने आपको बता दी है। तो ये वाईफाई का काम शुरू तो इन्होंने 2017 में वाईफाई का काम कर लिया था। ये 2017 से लगातार लगाते आ रहे हैं और धीरे धीरे करते करते अब 6000 स्टेशन को इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। तो रेल मंत्रालय रेल नेट, इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लो, और इसको शुरू किया गया है अभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो, छठा संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह, कैसा छठा संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? अभी संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा मतलब कैसी सुरक्षा? रोड की सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए हम लोग एक सप्ताह मनाते हैं। वो सप्ताह अभी कब मनाया जाएगा? कौन से इनमें से चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा आपके? 1 से 7 मई, 10 से 17 मई, 17 से 23 मई या 23 से 30 मई? तो आपके 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा। और हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी की, सड़क सुरक्षा की। कैसी सुरक्षा? सड़क की सुरक्षा। और ये सड़क की सुरक्षा का सप्ताह जो है आपके मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपके 17 से 23 मई 2021 को। कब मनाया जाता है? 17 से 23 मई 2021 को मनाया जाता है। और ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है ये आपके किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। अब इस सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या इसकी कहानी है, थोड़ी सी बातें उसकी भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, जिसकी चर्चा हम पिछले 2-3 वीडियो में सब में कर चुके हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हालांकि डिक्लेरेशन 26 जून को हो गया था, लेकिन अब फोर्स में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को। बात करें इसके वर्तमान में अध्यक्ष की तो एंटोनियो ग्यूटेरस, उनका नाम है आपके क्या? एंटोनियो ग्यूटेरस जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। एंटोनियो ग्यूटेरस खुद आपके कहाँ से? पुर्तगाल से है। इसका अध्यक्ष नहीं, सॉरी, महासचिव है, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल है, यहाँ के आपके क्या? महासचिव है। और यहाँ पे बात करें उप महासचिव की तो अमीना जे अकबर, ये आपके यहाँ की क्या? वर्तमान में उप महासचिव है। और बात करें इसके अध्यक्ष की तो वो अध्यक्ष कौन है आपके? वोल्कन बॉज़कीर, हमने नाम इसका कई बार पढ़ा है। और ये वोल्कन बॉज़कीर कहाँ से खुद है? तो ये भी आपके कहाँ से आ जाते हैं? तुर्की से आ जाते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ बातें हैं, 2-3 चीज़ें हमने जानी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर आपको मैंने कल भी बताया था कि कुल कितने 193 सदस्य देश है, इनमें से जो आखिरी था वो आपके कब बना था? 9 जुलाई 2011 को। और उसका नाम क्या है आपके? दक्षिण सूडान। इसका नाम क्या है आपके? दक्षिण सूडान नाम है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो गई। फिर भी एक और चीज अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की करे कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे, वैसे परीक्षाओं में कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है, जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके थे ग्लैडविन जेब। उनका नाम था आपके क्या? ग्लैडविन जेब। हालांकि ग्लैडविन जेब जो थे इसके पहले अध्यक्ष नहीं थे, ये पहले आपके कार्यकारी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? कार्यकारी अध्यक्ष थे। पूरी तरीके से ये आपके इसके अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन पूरी तरीके से इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो जो व्यक्ति था वो आपके था ट्राइगिव लाई। उनका नाम था आपके क्या? ट्राइगिव लाई। ये ट्राइगिव लाई को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था पूर्ण तरीके से। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो याद भी कर लेना। और ये खुद आपके कहाँ से आते हैं? तो नॉर्वे से आते हैं। नॉर्वे एक देश है, आपको पता होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और वहीं से आपके ट्राइगिव लाई आते हैं। इनको आपके बनाया गया था यहाँ का क्या? पहला आपके अध्यक्ष या महासचिव बनाया गया था यूएनओ का। इसी यूएनओ के द्वारा वर्ष 2007 में ये घोषणा की गई थी कि 17 से 23 मई जो है उस दिन हम क्या मनाएंगे? सड़क सुरक्षा सप्ताह। कैसा सप्ताह? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह। कैसा? सड़क के ऊपर जो दुर्घटनाएं होती है उसको रोकने के लिए हम एक सप्ताह मनाएंगे, जिसमें हम लोगों को आपके जागरूक करेंगे। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 से आपके 23 मई के बीच में बनाया जाएगा। शुरुआत तो इन्होंने 2007 में की थी, ये यहाँ पहला मनाया था, लेकिन बाद में जो आपके है 2013 को इन्होंने दूसरा मनाया, बीच में 6 साल का गैप दिया। फिर 2015 को मनाया, फिर 2017 को मनाया, 2019 को मनाया, और अभी जो है आपके छठा मनाया जा रहा है। कौन सा? 6th मनाया जा रहा है। छठवां वो कब है आपके? 2021 को। और ये आपके ये भी तारीख कौन सी है? 17 से 23 मई को मनाया जाएगा। लोगों को इस दिन जागरूक किया जाता है सड़क के तहत उनके साथ क्या घटित ना हो आपके? तो दुर्घटना घटित ना होनी चाहिए उन लोगों के साथ में। इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाते हैं, और इसके तहत लोगों को बताया जाता है कि अलग अलग सड़क के ऊपर साइंस क्या क्या होते हैं, गाड़ी चलाते टाइम सीट बेल्ट वगैरह पहनने चाहिए, ये सारी जागरूकताएं, हेलमेट पहनना चाहिए। इन सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इन्होंने सप्ताह बनाया था, वो 17 से 23 मई के बीच बनाया गया था। तो अब जो इसकी एक थीम भी है, उस थीम का नाम है स्ट्रीट फॉर लाइव्स। स्ट्रीट का मतलब हो गया गली,
फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए, यानी जिंदगी के लिए अगर जिंदगी आपको अपनी प्यारी है तो आप कितनी स्पीड के ऊपर चलो, तो लव 30, ये कह रहे हैं 30 की स्पीड से चलो गलियों के अंदर, कहीं पे भी गलियों में आप जा रहे हो तो मैक्सिमम आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी, 30 होनी चाहिए। ये आपके क्या है, इसकी थीम है वर्ष 2021 की, आपके इस दिवस की क्या थीम है, इसका नाम है स्ट्रीट फॉर लाइफ लव 30, ठीक है, स्ट्रीट फॉर लाइफ लव 30, ये आपकी क्या है, इसकी 2021 की थीम है। और ये चर्चा हमने यूएनओ की भी कर ली और साथ साथ में चर्चा हमने किसकी कर ली, सड़क सुरक्षा सप्ताह की भी चर्चा हमने कर ली। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 से 23 मई 2021। अब आते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2021 के ग्लासगो, मैंने आपको कल परसों भी एक क्वेश्चन के अंदर ये ग्लासगो करवाया था, 2021 के ग्लासगो में होने वाले UNFCCC संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जलवायु परिवर्तन का समझौता है, उसी को कहते हैं आपके UNFCCC। COP26 के पीपल एडवोकेट का मतलब हो गया लोग, लोगों के प्रतिनिधित्व, यानी कि ये आपके जो मीटिंग है UNFCCC की, ये मीटिंग है आपके जलवायु परिवर्तन की, किसकी, जलवायु के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसी की मीटिंग है ये, जलवायु परिवर्तन के ऊपर। और इसके अंदर लोक प्रतिनिधि एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जो लोग है उनकी बात रखेगा इस समझौते के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर। वो किसको नियुक्त किया गया है, तो पहला नाम विलियम प्रेग, दूसरा सर डेविड एटनबर्ग, तीसरा डेविड माल्पर और चौथा आपके क्या, हाउलिन जाओ। तो इसका जो सही आंसर हमारे हो जाएगा कि यहाँ पे इस मीटिंग के लिए UNFCCC की COP26 की बात कर रहा है, ग्लासगो के अंदर जो होने वाला है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। चलिए UNFCCC की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो अभी जो लोक प्रतिनिधित्व या पीपल एडवोकेट के लिए चुना गया, वो चुना गया सर डेविड एटनबर्ग को, सर डेविड एटनबर्ग को चुना गया है, एटनबर्ग ATTENBOROUGH, सर डेविड एटनबर्ग को अभी चुना गया है। अब बात करते हैं UNFCCC की। देखिए UNFCCC जो है, ये नाम अच्छे से याद रखना, UNFCCC का जो है पूरा नाम पूछ लिया जाता है, UNFCCC का पूरा नाम क्या है आपके, तो देखिए UNFCCC हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक समझौता था, एक सम्मेलन था। यू का मतलब हो गया, UN का मतलब तो हो गया यूनाइटेड नेशंस, F का मतलब हो गया आपके फ्रेमवर्क, F का मतलब क्या हो गया आपके, फ्रेमवर्क नाम हो गया F का। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार करना, किसके लिए, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए। तो UNFCCC ये फ्रेमवर्क, C का मतलब हो गया कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब हो गया समझौता, फ्रेमवर्क कन्वेंशन करना किसके लिए, CC यानी कि क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, क्लाइमेट के अंदर जो चेंज हो रहा है उसके लिए आपके समझौता किया गया था, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ये समझौता कब किया गया था, तो आपके 1992 में किया गया था। तारीख भी बताऊं तो 4 से 14 जून के बीच में ये पूरा सम्मेलन चला था। और ये सम्मेलन जिस शहर में चला था उस शहर का नाम था आपके क्या, रियो डी जनेरियो। और ये रियो डी जनेरियो जो है ये कहाँ आया हुआ, तो ब्राजील के अंदर आया हुआ है, ब्राजील के अंदर ये शहर आया हुआ और बहुत बड़ा समझौता था और ये सम्मेलन था। और इस सम्मेलन के तहत UNFCCC समझौता किया गया था कि जलवायु परिवर्तन को सारी दुनिया के जितने भी देश है वो मिलकर रोकेंगे। हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है और बहुत बड़ी समस्या है। तो रियो डी जनेरियो के अंदर हुआ था और इसको आपके पृथ्वी सम्मेलन या फिर अर्थ समिट भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन या फिर अर्थ समिट भी आपके कहते हैं। और यही UNFCCC जो है इसकी अगर जो राष्ट्रीय सदस्य देश है वो जब मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग को कहते हैं कॉप। कॉप का मतलब, सी का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है आपके सम्मेलन की बात कर रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ किसका, पार्टीज का। पार्टीज मतलब कौन, सदस्य देश, यानी जितने भी सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र संघ के इस समझौते के, उनकी जो मीटिंग होगी उसको हम नाम देंगे क्या, कॉप। और ऐसी कॉप के तहत जो पहला कॉप हुआ था वो आपके कब हुआ था, 1995 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, बर्लिन के अंदर हुआ था। और ये बर्लिन खुद कहाँ आया हुआ, तो जर्मनी के अंदर आया हुआ है। ये था आपका पहला कॉप। इसके बाद में जो भारत की बात करूं तो कॉप 8वां जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इनकी जो मीटिंग 8वीं हुई थी वो 2002 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, आपके नई दिल्ली के अंदर हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। और इसी के तहत आपकी बात करें एक क्योटो प्रोटोकॉल भी आ जाता है। वो कब हुआ था आपके, चलिए क्योटो प्रोटोकॉल की बात हम किसी और क्वेश्चन में कर लेंगे, इसके कंटिन्यू लाइन में ही चलते हैं। एक आया था आपके COP 15 जो हुआ था यहाँ का, वो कहाँ हुआ था आपके, वो हुआ था 2015 के अंदर। और ये COP 15 जो आपके कहाँ हुआ था, पेरिस के अंदर हुआ था। ये COP 15 जो हुआ था पेरिस के अंदर हुआ था और 2015 में हुआ था। और इसी को हम कहते हैं आपके क्या, पेरिस समझौता। कैसा समझौता, पेरिस समझौता।
यही हमारा क्या है, आपके पेरिस समझौता है। और अब जो कॉप होने वाला है ये कौन सा है आपके, तो कॉप 26, ये कॉप 26वां है। और इस कॉप 26वें की जो है आपके, ये कहाँ पे होने वाला है, तो ग्लासगो के अंदर होने वाला है। ये ग्लासगो के अंदर, इस 26 को थोड़ा सा विस्तार से और बता देता हूँ आपको। तो ये जो कॉप 26 है हमारा, ये कहाँ होने वाला है, तो ग्लासगो के अंदर होने वाला है। और ये ग्लासगो खुद कहाँ आया हुआ है, तो स्कॉटलैंड के अंदर आया हुआ है। स्कॉटलैंड की बात हमने अभी की थी कुछ दिन पहले। इसकी जो आपके फर्स्ट मिनिस्टर है वो आपके कौन है, निकोलस फर्ग्यूसन। निकोलस फर्ग्यूसन जो है वो आपके इसकी क्या है, फर्स्ट मिनिस्टर है। कहाँ की, स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड की पहली मंत्री, मतलब कि स्कॉटलैंड के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होते, क्योंकि स्कॉटलैंड खुद आपके किसके अधीन है, यूके के अधीन है, यूनाइटेड किंगडम के। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर होती है वो आपके निकोलस फर्गुसन है। और इसी के अंदर पाम गोसेल की हमने बात की थी, पहली सिख सांसद महिला भी बनी है। ये कॉप 26 आपके ग्लासगो शहर के अंदर किया जाएगा। और कब का आयोजन है, तो लगभग आपके 1 से 12 नवंबर 2021 को इसका आयोजन किया जाएगा। इस कॉप 26 का अध्यक्ष जो है वो आपके आलोक शर्मा है। आलोक शर्मा कहाँ से है, हिंदुस्तानी नाम है, और ये है कहाँ के, यूके के सिटीजन है। और इस सम्मेलन का आयोजन कौन करवाएगा, तो यूनाइटेड किंगडम और इटली जो है ये दोनों मिलकर आपके इस सम्मेलन का आयोजन करवाएंगे। तो ये कॉप 26 हो गया, ग्लासगो हो गई, यूके इटली हो गया, स्कॉटलैंड के अंदर आयोजन किया जाएगा। UNFCCC वगैरह ये क्या होते हैं, इस समझौते की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज खुद क्या होती है, ये कहाँ हुए थे समझौते, और जलवायु परिवर्तन के ऊपर समझौता है। इस समझौते के तहत आपकी गैस जो होती है, जैसे कौन सी, वैश्विक तपन के लिए जो गैसें, ग्रीन हाउस गैसें, CO2, CH4, N2O, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी जितनी भी गैसेज हैं उनको कम करने के लिए, उनका उत्सर्जन कम हो, विश्व के अंदर जो कार्बन है उसका उत्सर्जन आपके क्या हो, कम से कम हो, इन सभी के लिए आपके कार्य किए जाते हैं। और देशों को बाधित किया जाता है कि आप जो है इनका उत्सर्जन कम करो, ताकि दुनिया में जो जलवायु के अंदर, जो क्लाइमेट के अंदर हम परिवर्तन देख रहे हैं, जब और अनियंत्रित मात्रा में जो आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। तो ये आपकी UNFCCC की बात होगी। और इसका आंसर क्या होगा, सर डेविड एटनबरोग, ये इसका सही आंसर है, सर डेविड एटनबरोग। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ें भी आपको जानने को मिली होगी। अच्छे से आराम से 2-3 घंटे भले लगे, लेकिन कॉपी के अंदर उतारना। क्यों उतारना, क्योंकि करंट के साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन भी इसमें बहुत सारा है। UNFCCC का भी जो पिछले का स्टैटिक पोर्शन था वो भी इसके अंदर है। और कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे बड़ी परीक्षाएं हो चाहे छोटी परीक्षाएं, उन सभी के अंदर इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये हो गई हमारे आज की क्लास, 10 क्वेश्चन हो गए। लाइव आज आ नहीं पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि लाइव में टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, मैं भी क्या कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने आपको 1-1.5 घंटा पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड करके और आपके डाल दिया है। तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सारी चीज़ों को समझिएगा। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे लाइव, इसी जगह इसी समय। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।